वन में ऐसा गेम खेला जो कोचिंग के रटे रटाई नोट्स के बाहर था। 20 सवाल, 3 घंटे और अनगिनत ट्विस्ट। अगर आप अगले साल मेंस देने जा रहे हैं या यूपीएससी का पेपर देकर आए हैं अभी, तो यह वीडियो आपके लिए मास्टर क्लास है। अगले कुछ मिनटों में हम पूरे 20 सवालों को कच्चा चिट्ठा डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले उन सवालों को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए थे। पहला प्रश्न था कि मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अशोक के अभिलेखों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। मौर्य इतिहास का अगर यदि आप पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तो अशोक के अभिलेखों का क्या महत्व है, उसका विश्लेषण करना था। दूसरा प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक प्रशासन और शिक्षा पर मैकाले मिनट के प्रभाव की विवेचना कीजिए। किसकी विवेचना करनी है? औपनिवेशिक प्रशासन की और जो मैकाले मिनट के प्रभाव की। उसके बाद देखें गांधीवादी आंदोलनों का महत्व, उनके द्वारा संगठित जनसमूह में नेता। गांधीवादी आंदोलनों का क्या महत्व था? जनसमूह किस प्रकार एकजुट हुए थे। उसके बाद प्रश्न है कि फुजिहारा प्रभाव क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संचालन तथा तीव्रता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को समझाइए। प्रश्न देखें तो टुंड्रा प्रदेश परिस्थिति की दृष्टि से नाजुक है लेकिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हमारा 6वां प्रश्न था कि मरुस्थलीकरण और भूमि अनवयन जो में वायु जनित प्रक्रियाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। 7वां प्रश्न था कि दक्षिण एशिया में जल संसाधन संपत्ति और विवाद दोनों हैं। कौन? जल। इस उदाहरण देते हुए इस कथन का परीक्षण कीजिए। 150 शब्दों में आपको लिखना था। उसके बाद प्रश्न है कि सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियों के बावजूद विविधता में एकता भारत की प्रमुख विशेषता बनी हुई है। टिप्पणी कीजिए। प्रश्न नंबर 9 था अपंगता को आप किस प्रकार समझते हैं? इस विषय में भारतीय समावेशी नीतिगत ढांचे की आवश्यकता सिद्ध कीजिए। इस प्रकार हम अपने 20 प्रश्नों के बाद देखें किस प्रकार हम अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते थे ताकि अपना एग्जामिनर जो है आपको अंक देने में ना कतराए। देखते हैं इसके सॉल्व करने का एक वे। प्रश्न जिसमें मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण में अशोक के अभिलेखों का महत्व। इसमें प्रस्तावना कैसे लिखें कि अशोक के जो शिलालेख हैं और स्तंभ लेख हैं मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत हैं। इनके माध्यम से अशोक की शासन व्यवस्था, उनकी धर्म नीति और साम्राज्य की जानकारी मिलती है। हम अपनी मुख्य बॉडी पर आते हैं तो हम देखेंगे प्रशासन की जानकारी कैसे मिलती है, जैसे कि धम्म महामात्र जैसे अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। जन कल्याण और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है जिनके माध्यम से हम मौर्य के इतिहास का पुनर्लेखन कर सकते हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ते हुए सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे अहिंसा और पशु बलि को कम करने की नीति पर चलता था। जो लुम्बिनी के रुद्रमुनि अभिलेख थे उनके द्वारा करछूट की जानकारी मिलती है जो उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन करती है। उसी प्रकार साम्राज्य और विदेश नीति के बारे में हमें 13वें शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और यूनानी राज्यों के साथ उसके संबंधों की जानकारी मिलती है। भाषा और संस्कृति में ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और जो आरामी लिपियों का प्रयोग हुआ है। सीमा देखें, ये जो अभिलेख हैं मुख्यतः कहाँ पर राजकीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं लेकिन आम जनता के दैनिक जीवन की जानकारी बहुत सीमित है। इस प्रकार हम इसकी सीमा लिखते हुए अपने निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि फिर भी अशोक के जो अभिलेख हैं मौर्य काल के इतिहास में पुनर्निर्माण के लिए विश्वसनीय आधार हैं। हम इस प्रकार पहले प्रश्न को लिख सकते थे इस किस प्रकार हमें जानकारी मिलती है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमें उस समय के प्रशासन की जानकारी मिलती है, समाज की जानकारी मिलती है, उनके विदेश नीति की जानकारी मिलती है। इसलिए जो मौर्य काल में मौर्य काल को पुनर्लेखन करने के लिए अशोक के अभिलेख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न था कि मैकाले मिनट का औपनिवेशिक प्रशासन और शिक्षा पर प्रभाव। तो जो 1835 में मैकाले मिनट भारत की शिक्षा नीति पर बड़ा बदलाव था जो मैकाले के द्वारा लेकर आई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यदि आपने हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ा तो इसका उद्देश्य था अंग्रेजी के माध्यम से जो पश्चिमी शिक्षा है उसे बढ़ावा देना और जो भारतीय शिक्षा है उसको क्या करना, उसे हीनता की भावना से देखना। तो क्या प्रभाव पड़ा? इसके तहत सबसे पहले उच्च वर्ग को शिक्षा देने की नीति अपनाई गई जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद संस्कृत और फारसी जैसी पारंपरिक शिक्षा से पीछे धकेला गया। अंग्रेजी भाषा को, पश्चिमी ज्ञान को, साहित्य को तरफ पर बढ़ावा दिया गया। तो भारतीय शिक्षा को नीचा दिखाने का प्रभाव था। प्रशासन पर प्रभाव क्या पड़ा? अंग्रेजों को प्रशिक्षित क्लर्क मिल गए, प्रशासनिक कर्मचारी मिले। अंग्रेजी प्रशासन की मुख्य भाषा बन गई। अंग्रेज चाहते थे कि जो भारतीय हमारे लिए कार्य करें अंग्रेजी सीख कर। अंग्रेजी शिक्षा एक नया मध्यम वर्ग तैयार हुआ। मैकाले जो शिक्षा के लिए लेकर आया था नीति, उसका मुख्य मोटिव था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देकर उनको उनकी नीति के प्रति, उनकी समाज, उनकी संस्कृति के प्रति हीनता का भाव पैदा करना। इसके लिए उनको कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े, कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े। सकारात्मक प्रभाव यह पड़े कि यही अंग्रेजी शिक्षा आगे चलकर भारतीयों के आधुनिक विचार, राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवाद को फैलाने का माध्यम बनी। नकारात्मक भाव यह पड़े कि मैकाले की नीति मूलतः क्या थी? औपनिवेशिक हितों के लिए थी, लेकिन इसके अनपेक्षित परिणाम भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत किया गया। उसे नहीं पता था कि इस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तत्पश्चात हमारा तीसरा प्रश्न है कि गांधीवादी आंदोलनों का महत्व उनके द्वारा संगठित जनसमूहों में निहित था। तो हम प्रस्तावना लिख सकते थे कि गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को केवल शिक्षित और अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं रखा था बल्कि इसे जन आंदोलन बना दिया था जिसके कारण सभी लोग जागरूक हुए, जैसे कि किसान और मजदूर इसमें काफ़ी जागरूक हुए। आप उदाहरण दे सकते हैं चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद जैसे मुख्य आंदोलन। इस आंदोलन ने जो आम जनता थी उसे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा। बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी आपके एग्जाम में कोट करने के लिए। महिलाओं की भागीदारी काफ़ी हुई।
गांधी जी के विभिन्न सत्याग्रह जमीनी स्तर पर थे, जैसे कि नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महिलाओं ने बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया। विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों के सामने प्रदर्शन करना महिलाओं को जोड़ता था, बच्चों को जोड़ता था, बुजुर्गों को जोड़ता था। युवा और विद्यार्थी काफ़ी शामिल हुए। छात्र और युवाओं ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस प्रकार हम निष्कर्ष लिख सकते थे कि गांधी जी की सबसे बड़ी सफलता था कि उन्होंने स्वतंत्रता को आम आदमी के जीवन और आत्मसम्मान से जोड़ दिया। यदि ये अभिजात वर्ग तक सीमित रहता तो शायद हम इतनी जल्दी सफलता ना पा सकते थे, इतनी जल्दी आज़ादी ना पा सकते थे। उसके बाद प्रश्न था कि फुजियारा प्रभाव और चक्रवातों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए था कि फुजियारा प्रभाव आखिर होता क्या है। जब दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी जो हवाएं हैं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? इसी घटना को फुजियारा प्रभाव कहते हैं। क्या प्रभाव पड़ा? जैसे कि दिशा में बदलाव हुआ, दोनों चक्रवात एक दूसरे की तरफ घूम सकते थे। एक चक्रवात दूसरे चक्रवात में यदि दोनों चक्रवात मिले होते हैं तो चक्रवात काफ़ी प्रभावशाली बनता है, जो महाचक्रवात को भी उत्पन्न करता है। मार्ग में अनिश्चितता आती है। चक्रवात की दिशा बदलने से मौसम का जो पूर्व अनुमान लगाया जा सकता था वह कठिन हो सकता है। तीव्रता में बदलाव किस प्रकार हुआ कि कभी चक्रवात मजबूत हो जाता है तो कभी आपस में कमजोर भी पड़ सकते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि फुजियारा प्रभाव चक्रवातों के मार्ग और तीव्रता की भविष्यवाणी को कठिन बनाता है। इसलिए तटीय आपदा प्रबंधन के लिए इसका अध्ययन जरूरी है, क्योंकि यदि जहाँ कहीं फुजियारा प्रभाव इफेक्ट पर उत्पन्न हो जाता है वहाँ पर पूर्व अनुमान करना, मौसम की जानकारी का पूर्व अनुमान अत्यंत कठिन हो जाता है। इससे एक बड़े चक्रवात जिसे हम महाचक्रवात कहते हैं की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हमारा प्रश्न था कि टुंड्रा प्रदेश पारिस्थितिक रूप से नाजुक हैं लेकिन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण। किस प्रकार? हम लिख सकते थे कि जो टुंड्रा प्रदेश है अत्यधिक ठंडे क्षेत्र हैं। यहाँ की जो पर्यावरण है बहुत संवेदनशील है, लेकिन इसके नीचे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। इसलिए नाजुक तो है ही, परंतु आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। अर्थ कैसे नाजुक है? जैसे कि यहाँ पर फूड जो वेब है, जो खाद्य चेन है वो काफ़ी छोटी है। वनस्पतियों की वृद्धि बहुत धीमी होती है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से कार्बन और मीथेन का उत्सर्जन बढ़ता है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? जब बर्फ की जो परत विषी होती है वो पिघलने लग जाती है, उसके नीचे से मीथेन जैसी गैसें बाहर निकल कर आती हैं। इसका महत्व किस प्रकार है? इसका महत्व देखें, तेल और प्राकृतिक गैस मौजूद है। यहाँ पर लोहा, सोने जैसे खनिज महत्वपूर्ण उपलब्ध हैं। रूस का जमल क्षेत्र ऊर्जा संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ क्या होगा? उत्तरी समुद्री मार्ग का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ पिघल रही है इससे नॉर्थ सी जो व्यापार केंद्र है बढ़ता जा रहा है। समस्या क्या है? यहाँ पर खनन और परिवहन से प्रदूषण होने पर जो नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है उसे लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि मनुष्य अगर जहाँ तक पहुंच सकता है तो सभी जगह प्रदूषण फैलाएगा। टुंड्रा का विकास जरूरी है, लेकिन सतत विकास और कठोर पर्यावरणीय नियमों के साथ। इस प्रकार हम निष्कर्ष लिख सकते थे। उसके बाद हमारा प्रश्न था कि मरुस्थलीकरण और भूमि अनवयन में पवन प्रक्रियाओं की भूमिका। किसमें? मरुस्थलीकरण में और भूमि अनवयन में। तो हम कह सकते थे कि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो हवा होती है मिट्टी और रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है। इसे एवोलाइन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि जब हवा चलेगी, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाएगी तो हवा उपजाऊ मिट्टी है उसे उड़ा देती है। रेत के कण चट्टानों और भूमि की सतह पर घिसते हैं, घर्षण प्रभाव उत्पन्न होता है। रेत के टीले, बड़े बड़े टीले उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कृषि भूमि प्रभावित होती है। रेत के टीले बनने लगते हैं। धूल भरी आंधियों से ये मिट्टी के पोषक तत्व में उन्हें दूर ले जाती है। तो हम इनका समाधान किस प्रकार करेंगे? जैसे कि वृक्षारोपण करने से, शेल्टर बेल्ट्स बनाने से, घास का आवरण करने से, या उचित भूमि प्रबंधन के माध्यम से। इस प्रकार हम लिख सकते थे कि जो वनस्पति आवरण बढ़ाकर और हवा की गति को नियंत्रित करके हम मरुस्थलीकरण को कम कर सकते थे। मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है आज के समय में, सभी जानते हैं। तो भाई आपसे प्रश्न पूछा गया इसमें पवन की क्या भूमिका हो सकती है। उसके बाद हमारा प्रश्न था कि दक्षिण एशिया में जो जल है वो संसाधन, संपत्ति और विवाद दोनों के स्रोत हैं। कैसे? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था और जीवन का आधार है, लेकिन इन्हीं नदियों को लेकर देशों के बीच विवाद भी हैं जो जल संसाधन के रूप में भी कार्य करते हैं और संपत्ति के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे जल एक संपत्ति के रूप में कैसे कार्य करता है? आपको तीनों पॉइंट्स लिखने होंगे कि संपत्ति के रूप में, संसाधन के रूप में और विवाद किस प्रकार। कृषि के लिए पानी मिलता है, जल विद्युत उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है, पेयजल उद्योग में यूज़ किया जाता है। वही नेपाल और भूटान के लिए जो जल विद्युत है वो आर्थिक अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार हमारे लिए संपत्ति के रूप में कार्य करती हैं, परंतु विवाद भी है। जैसे भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता, पन बिजली परियोजना को लेकर जो विवाद बना हुआ है। बांग्लादेश के साथ विवाद बना हुआ है, जैसे कि तिस्ता जल बंटवारा। फर्क का मुद्दा उसी प्रकार भारत और चीन में ब्रह्मपुत्र बांधों को लेकर चिंता। इसलिए जल है वो संसाधन भी है, संपदा भी है और विवाद का कारण भी है। समाधान किस प्रकार के? समाधान के लिए हमें जल कूटनीति, साझा डेटा और संयुक्त नदी प्रबंधन की आवश्यकता है। हमारा प्रश्न है कि सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियों के बावजूद विविधता में एकता है भारत में। किस प्रकार उदाहरण से समझाएं? भारत में अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और क्षेत्र हैं, फिर भी भारतीय समाज में एकता की भावना मौजूद है। कौन कौन सी चुनौतियां भारत के समक्ष? सांप्रदायिकता, जिसमें धार्मिक ध्रुवीकरण, तनाव और हिंसा, क्षेत्रवाद की जो समस्या है, क्षेत्रीय पहचान पर राजनीति होती है, भाषा का विवाद रहा है, अलग राज्य की जो मांग है वो इसके समक्ष प्रमुख चुनौती है एकता के समक्ष। परंतु एकता के आधार भी हमारे भारत में, क्यों भारत में विविधता में एकता है? जैसे कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं,
समान नागरिकता है, पंथ निरपेक्षता जो भारत में अपनाई गई है। उसके बाद कुछ संस्थाएं हैं जो एकीकृत को बढ़ावा देती हैं, जैसे एकीकृत न्यायपालिका है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एकीकृत न्यायपालिका के प्रमुख उदाहरण हैं। अखिल भारतीय सेवाएं अंतर्राज्यीय संस्थाएं हो चुकी हैं। उसी प्रकार हमारी साझा संस्कृति है, जैसे कि क्रिकेट, सिनेमा, ये किसी राज्य, धर्म, भाषा के आधार पर बंटवारे नहीं है, जो हमें विविधता में एकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राज्यीय जो प्रवास करते हैं, राष्ट्रीय त्योहार, तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो विविधता है उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति है। तभी भारत अन्य देशों में जाना जाता है विविधता में एकता के लिए। उसके बाद प्रश्न है कि दिव्यांगता की समझ भारत का समावेशी नीतिगत ढांचा। इस क्वेश्चन को डिकोड करते हुए हम प्रस्तावना लिखेंगे कि दिव्यांगता को केवल व्यक्ति की शारीरिक कमी के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक भौतिक बाधाओं के रूप में भी समझा जा सकता है। जरूरी नहीं जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो वही दिव्यांग कहलाएगा, बल्कि सामाजिक और भौतिक रूप से भी चीज़ों ना पाना, उससे वंचित रह जाना दिव्यांगता को परिभाषित करता है। इसलिए आवश्यकता है हमें मानव गरिमा को बनाए रखना, सम्मानपूर्वक जीवन जीना, समान अवसर प्रोवाइड कराना, लोगों को भेदभाव से सुरक्षा देना। आर्थिक योगदान किस प्रकार है कि दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा और रोजगार से जोड़ना, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग हो पाएगा। दिव्यांग व्यक्ति को जिसे हीनता की भावना से देखा जाता है उसे शिक्षा के साथ जोड़ना, इसके लिए सरकार ने काफ़ी पहले की हैं, जैसे कि RPWD एक्ट जो 2016 है, सुगम्य भारत अभियान, सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रमुख चुनौती बनी हुई है, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर उनकी पहुंच अभी भी सीमित है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सीमाएं हैं, रोजगार में पूर्वाग्रह हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार में क्या नहीं दी जाता, उन्हें वरीयता नहीं दी जाती। आगे क्या कह सकते हैं हम कि हमें यूनिवर्सल डिजाइन तैयार करना चाहिए, सभी दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सल कानून बनाना चाहिए, उन्हें सुगमता के लिए स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी डिजिटल सर्विस तक देनी चाहिए, सामाजिक सोच में बदलाव करना चाहिए जो हमारे समाज में अभी बरकरार बनी हुई है। तो हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि समावेशी विकास तभी संभव है जब सुविधा, अवसर और समान जो सम्मान है सभी के लिए सम्मान हो। ऐसा नहीं है जो व्यक्ति शारीरिक रूप से दिव्यांग है वो मात्र शारीरिक रूप से दिव्यांग रहता है, बल्कि वो आर्थिक और भौतिक रूप से भी दिव्यांग बना दिया जाता है। उसके बाद प्रश्न है कि डिजिटल तकनीक और सामाजिक सशक्तिकरण, जो आपको 10 नंबर प्रश्न है। डिजिटल तकनीक ने वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाई है। ये प्रश्न एज इट इज़ मैं आपको विजन IAS में 2026 मंथली मैगजीन में करा चुकी हूँ, तो जिसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार वित्तीय समावेशन किया है, जैसे कि जनधन खाता, UPI, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, शिक्षा को लेकर जैसे कि दीक्षा, ई-पाठशाला, स्वास्थ्य को लेकर ई-संजीवनी, सरकारी सेवाएं, उमंग, ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज मैं करवा चुकी हूँ। तो सामाजिक आवाज़, सोशल मीडिया ने आम नागरिकों और हाशिए के समूह को अपनी बात रखने का मंच दिया है, तो काफ़ी डिजिटलीकरण से काफ़ी सामाजिक क्रांति आई है, काफ़ी उसका लाभ लोगों को मिला है। डिजिटल विभाजन जैसी समस्या हमारे देश में अभी भी विद्यमान है, ग्रामीण और शहरी अंतर बना हुआ है, डिजिटल साक्षरता की कमी और महिलाओं की इंटरनेट तक पहुँच सीमित है। जैसे कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि किसी एक गांव में महिलाओं को फ़ोन यूज़ को लेकर पाबंदी लगाती थी, ये हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो डिजिटल जो तकनीक है तभी वास्तविक सशक्तिकरण बनेगी जब डिजिटल लिटरेसी हो, साक्षरता हो, लोगों की पहुंच हो और डाटा प्राइवेसी सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं कि गोपनीयता और निजता की कोई सुरक्षा ना हो, साइबर क्राइम जैसे खतरे बढ़ रहे हैं उसको रोकना जरूरी है। उसके बाद देखें जो विजयनगर वास्तुकला है वो परंपरा और नवीनता का उदाहरण है। किस प्रकार विजयनगर वास्तुकला ने दक्षिण भारतीय द्रविड़ परंपरा को आगे बढ़ाया, उसमें नई विशेषताएं जोड़ी हैं। इसलिए जब परंपरा जो अतीत और नवीनता का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जैसे कि परंपराओं की निरंतरता कैसे है, विशाल गोपुरम बनाए जाते हैं, विमान, मंदिर, प्रांगण बनाया जाता है, अलंकृत स्तंभ बनाए जाते हैं। नवीनता उसमें कैसे है, अब उसमें कल्याण मंडप बनाने शुरू कर दिए हैं जिसमें देवताओं के विवाह जैसे धार्मिक आयोजन बनाए गए हैं, संगीत में स्तंभ बनाए गए हैं, इंडो इस्लामिक प्रभाव है। उदाहरण हम ले सकते हैं जो कमल महल है, हाथी अस्तबल है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो विजयनगर वास्तुकला है परंपरा और सांस्कृतिक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम अपना प्रश्न देखते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जन दबाव द्वारा संचालित था, मतलब लोगों ने दबाव बनाया तभी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। किस प्रकार की स्वतंत्रता के बाद सरकार भाषा के आधार पर राज्यों को गठन को लेकर काफ़ी सावधान थी, लेकिन जनता के आंदोलनों ने सरकार को अपना निर्णय बदलने के लिए मजबूर किया। किस प्रकार मजबूर किया, कुछ उदाहरण देखें तो आंध्र प्रदेश जो आंदोलन हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात में आंदोलन हुआ था, जिसके बाद संयुक्त महाराष्ट्र और गुजरात दोनों 1960 में अलग अलग राज्य बने। उसी प्रकार पंजाबी जो सूबा बना था, परिणाम क्या हुआ था, वो 1953 में फजल अली आजोग बना था। आगे चलकर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पारित किया जाता है 1956 में। तो हम कह सकते हैं कि इतने बड़े आंदोलनों के बाद जो भाषाई पुनर्गठन ने भारत को कमजोर करने की बजाय कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संवैधानिक व्यवस्था के भीतर स्थान दिया। तो भाषा के आधार पर मात्र राज्यों का गठन नहीं किया गया था परंतु वहाँ पर प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखा था। यदि आपने लेक्चर को ध्यान से देखा हो, आपने अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखा हो, यदि आपने अपनी क्लास टीचर को ध्यान से सुना हो तो उन्होंने बताया था कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हुआ था। उसके बाद प्रश्न था कि औपनिवेशिक क्षेत्रीय असंतुलन और नियोजित अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक शासन में विकास कुछ बंदरगाहों तथा कुछ कच्चे माल वाले क्षेत्रों तक सीमित रहा। इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, क्योंकि जिधर अंग्रेजों को अपने लिए आसानी थी उन्होंने उधर विकास किया। उसके बाद जब भारत आज़ाद होता है तो भारत अपनी आर्थिक नीति अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अर्थव्यवस्था के मॉडल लेकर आता है, जैसे कि नियोजित अर्थव्यवस्था का प्रयास किया गया। भारी उद्योग भिलाई, राउरकेला, बोकारो जैसे स्टील प्लांट कृषि क्षेत्रों में लगाए गए। जो असंतुलन बना हुआ था उसे दूर करने के लिए कुछ परियोजनाएं लगाई गई, भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना,
इसमें कुछ सीमाएं थी, जैसे कि लाइसेंस राज, नौकरशाही, क्षेत्रीय विकास में असमानता, हरित क्रांति का कुछ राज्यों में अधिक केंद्रित होना, ये हमारी कुछ सीमाएं हैं जिसके कारण अभी भी कुछ राज्य अभी पिछड़े हैं। तो हम निष्कर्ष से कह सकते हैं कि नियोजित अर्थव्यवस्था ने क्षेत्रीय असमानता को कम करने का प्रयास तो किया, लेकिन इसके लिए बेहतर स्थानीय योजना और निवेश की आवश्यकता भी बनी है और बनी रहेगी। जब तक हम क्या करेंगे, जब तक हम बिल्कुल निचले पायदान पर रह रहे गाँव को आगे लेकर आने का प्रयास नहीं करेंगे। उसके बाद आपका प्रश्न था कि स्थानीय पवने लू, चिनूक और फौन को समझाइए, इनके प्रभाव का आकलन कीजिए। तो लू क्या होता है? लू कहाँ उत्पन्न होती है? या उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तानी मैदानों क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी भारत पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्रों में। इसकी प्रकृति कैसी होती है? गर्म, शुष्क और धूल भरी आंधियां चलती हैं, मुख्यतः गर्मियों में उत्पन्न होती है। प्रभाव क्या होता है? हीट वेव्स, डिहाइड्रेशन और फसलों का नुकसान होता है। तत्पश्चात पूछा गया था कि चिनूक के बारे में, तो ये कहाँ उत्पन्न होती है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर उत्तरी अमेरिका में ये चिनूक उत्पन्न होती हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है? गर्म और शुष्क हवा चलती है। विशेषता देखें तो स्नो वाटर, इसे स्नो वाटर भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपको इन फ्यूचर प्रीलिम्स में। प्रभाव क्या होता है? बर्फ तेजी से पिघलती है, चारागाह जल्दी खुलते हैं। फोन क्या होता है? कहाँ उत्पन्न होती है? आल्प्स पर्वत के दूसरी ओर के ढलानों पर उत्पन्न होती है। प्रकृति कैसी होती है? गर्म और शुष्क होती है। प्रभाव इसका क्या होता है? बर्फ पिघलना, तापमान बढ़ना या कृषि मौसम लंबा होना। तो हम निष्कर्ष कह सकते हैं जो स्थानीय पवनों का तापमान, कृषि और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये चिनूक, फौन और लू जैसी जो स्थानीय पवनें हैं, इनका हमारे तापमान, कृषि और मानव जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण और गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हम अगले प्रश्न को किस प्रकार हैंडल कर सकते थे? प्रश्न है कि जलवायु स्मार्ट कृषि में उपग्रह तकनीक की भूमिका क्या है। जलवायु परिवर्तन से कृषि पर क्या हुआ है? जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि में सूखा, बाढ़, गर्मी, कीटों का जो खतरा बढ़ रहा है। इससे ऐसे में जो सैटेलाइट्स और रिमोट सेंसिंग जो तकनीक है वो महत्वपूर्ण हो गई है ताकि इन खतरों से निपटा जा सके। तो कौन कौन सी भूमिकाएं हैं? जैसे कि फसल स्वास्थ्य की निगरानी से की जा सकती है, मिट्टी की नमी का अनुमान लगाया जा सकता है, क्षेत्र विशेष डेटा तैयार किया जा सकता है, आपदा प्रबंधन में निगरानी, सूखा, बाढ़ की निगरानी, फसल नुकसान का आकलन हम सैटेलाइट्स के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद फसल बीमा उपग्रह डेटा से फसल नुकसान का अधिक तेज और बेहतर आकलन किया जा सकता है ताकि फसल बीमा का उचित वितरण किया जा सके। उसके बाद जल प्रबंधन में सिंचाई की जरूरत, जल संसाधनों की निगरानी हमारे लिए महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य कर सकती है। फसल में क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसमें कृषि पर प्रभाव पड़ने वाले थे, उसे हम किस प्रकार कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि इसरो ने रिमोट सेंसिंग और भुवन जैसी जो प्लेटफॉर्म है कृषि योजना के लिए बनाए हैं वो काफ़ी उपयोगी हैं। तो हम निष्कर्ष कह सकते हैं कि सैटेलाइट डेटा को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर भारत क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी दोनों को मजबूत कर सकता है। उसके बाद हमारा प्रश्न था कि वैश्विक व्यापार का केंद्र अटलांटिक से कहाँ स्थानांतरित हो रहा है? इंडो पैसिफिक की ओर। आखिर क्यों? तो जो 21वीं सदी में एशिया की जो आर्थिक शक्ति बढ़ने के कारण इंडो पैसिफिक का वैश्विक व्यापार में तेजी से महत्व बढ़ा है, क्योंकि एशिया काफ़ी शक्तिशाली हो चुका है, जिसमें चीन, भारत जैसे देश शामिल हैं। चीन, भारत, जापान, आसियान जैसी जो अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए जो इंडो पैसिफिक पर जो जहाँ पर पहले कहाँ पर होता था, पहले व्यापार जो अटलांटिक तक सीमित था वो इंडो पैसिफिक की ओर स्थानांतरित हो रहा है। जैसे मलक्का जल डमरू सहित इंडो पैसिफिक के समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बड़े बाजार जो दुनिया की बड़ी आबादी और विशाल उपभोक्ता का बाजार रखता है। कुछ व्यापार समझौते भी हुए हैं, तो हम कह सकते हैं। लेकिन जो अटलांटिक क्षेत्र जीवन अभी भी वित्त, तकनीक और वैश्विक संस्थाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उसका जो महत्व है उसका प्रभाव बिल्कुल कम हो चुका है। तो हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि इसलिए इसे पूर्ण स्थानांतरित करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए? वैश्विक व्यापार के केंद्रों के क्रमिक पुनर्संतुलन के रूप में देखना बेहतर है। हमें उधर भी संतुलन बनाकर रखना चाहिए, इधर भी संतुलन बनाकर रखना चाहिए। उसके बाद हमारा प्रश्न था कि भारत में मानव जनित भूमि उपयोग परिवर्तन और उसके परिणाम क्या हैं। बढ़ती आबादी, शहरीकरण, उद्योगों के कारण भारत में जो लैंड यूज है तेजी से बदल रहा है। जहाँ पहले कृषि होती थी वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। क्या कारण है? शहरीकरण। क्या कारण है? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कारण है? वनों की कटाई। क्या कारण है? खनन। भौगोलिक परिणाम क्या क्या हुए हैं कि मृदा अपरदन हुआ है, भूमि का क्षरण हुआ है, भूजल में कमी आई है कंक्रीट की सड़कों के कारण, स्थानीय जलवायु में बदलाव हुआ है, जैव विविधता को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष शुरू हो चुका है। जब शेर, चीता, जंगलों में रहने वाले जीव जंतु शहरों की पलायन करते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि विकास जरूरी है, लेकिन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट और वैज्ञानिक मास्टर प्लानिंग के बिना विकास पर्यावरणीय संकट को और बढ़ा सकता है। सभी जानते हैं कि इसलिए इस प्रश्न को हैंडल कर सकते थे। उसके बाद हमारा प्रश्न था क्या शहरी भारत में जातियाँ लुप्त हो रही हैं। तो हम बहुत आसानी से अपने इधर उधर देखते इस प्रश्न को लिख सकते थे, जैसे कि शहरीकरण ने जाति के पारंपरिक रूपों को कमजोर किया है, लेकिन जाति पूरी तरह भी समाप्त नहीं हुई है। इसका स्वरूप बस बदला है। कैसे बदला है? जाति का प्रभाव कम होने के क्या कारण है? मेट्रो, सार्वजनिक स्थानों पर साथ रहना, आधुनिक कार्यस्थल, योग्यता आधारित रोजगार, अलग अलग समुदायों के लोगों का एक साथ काम करना। लेकिन जाति अभी भी मौजूद है। कैसे मौजूद है? जैसे कि विवाह के समय मैरिज वेबसाइट्स हैं जो जाति आधारित विकल्प अभी भी महत्वपूर्ण है कि आप किस जाति से शादी करना चाहते हो, इस प्रकार के आपको विकल्प प्रदान किए जाते हैं। आवास कई शहरों में सामाजिक और जातिगत आधार पर रेजिडेंशियल सेग्रेगेशन किया जाता है, वहाँ पर कि आप इस कास्ट के लोग इधर रहते हैं, इस कास्ट के लोग उधर रहते हैं। राजनीति में जाति का काफ़ी फायदा उठाया जाता है, अपनी राजनीति करने के लिए जाति को बढ़ावा दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शहरी भारत में जाति समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इसका स्वरूप बदला है। पारंपरिक सामाजिक नियंत्रण से पहचान विवाह संस्थानों की राजनीति की ओर उसका स्वरूप बदल चुका है। उसके बाद हमारा
19वां प्रश्न था कि समकालीन भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण की चुनौती क्या क्या है। भारत के पास बड़ी युवा आबादी है जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का अवसर देती है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी मौजूद हैं। कौन सी? जैसे क्षेत्रीय अंतर। दक्षिण राज्यों में वृद्ध आबादी बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पर लोगों ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना सीख लिया, परंतु उत्तरी राज्यों में युवा आबादी बढ़ रही है, एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। रोजगार। युवाओं की संख्या अधिक है लेकिन गुणवत्तापूर्ण रोजगार स्किल मैच चुनौती बनी हुई है, लोगों को रोजगार या स्किल नहीं दी जाती। वृद्ध आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है, भविष्य में पेंशन, हेल्थ केयर, यदि इतनी युवा जनसंख्या होगी तो भविष्य में वृद्ध आबादी बढ़ेगी जिनके लिए पेंशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी जैसी मांग बढ़ेंगी। लैंगिक असमानता अभी भी बनी हुई है। समाधान किस प्रकार निकाल सकते हैं? तो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सुविधाएं, महिला सशक्तिकरण और वृद्ध सुरक्षा के माध्यम से समाधान निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि भारत समय रहते अपनी मानव पूंजी में निवेश करता है, अपने जो युवावादी है उसे क्या करता है, उसे स्किल देता है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आर्थिक विकास का इंजन बन सकता है। भारत के लिए अभी काफ़ी लाभ का समय है, काफ़ी अच्छे अवसर है, तो ऐसा ना हो कि अवसर कहीं बाद में आपदा में तब्दील हो जाए। उसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है कि वैश्वीकरण का भारतीय युवाओं पर प्रभाव। वैश्वीकरण ने भारतीय युवाओं को दुनिया से जोड़ा है, इसके अवसर बढ़े हैं, इससे अवसर तो बढ़े हैं लेकिन नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। जैसे कि हम सकारात्मक प्रभाव देखें, स्टार्टअप कल्चर बढ़ा हुआ है, आईटी जॉब्स, गिग इकॉनमी, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ा है, लेकिन उसके बाद नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी हो चुकी है, स्किल गैप काफ़ी बढ़ चुका है। सामाजिक प्रभाव देखें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ी है, लैंगिक समानता बढ़ी है, नए जीवन में विकल्प भी बढ़े हैं, लेकिन सामाजिक अलगाव अभी भी बना हुआ है, तनाव, पारंपरिक जो पारिवारिक संरचनाओं है इसमें बदलाव अभी भी जारी है। राजनीतिक प्रभाव देखें, सोशल मीडिया से राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है लोगों में, ग्लोबल कैंपेन से जुड़ाव हुआ है, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों में युवाओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ी है। तो वैश्वीकरण का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। सांस्कृतिक प्रभाव देखें, वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न कल्चर, फास्ट फूड, ग्लोबल फैशन, काफ़ी वैश्वीकरण युवाओं को प्रभावित कर चुका है। उसके साथ हम निष्कर्ष लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण भारतीय युवाओं को ग्लोबल सिटीजन बनने का अवसर देता है, लेकिन सफलता तभी टिकाऊ होगी जब आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति की जड़ों को बनाए रखा जाए। ऐसा नहीं हम अपनी संस्कृति को भूल जाए। तो इस प्रकार हम इन 20 प्रश्नों को रिकॉर्ड करते हुए इजीली हल कर सकते थे ट्रिकी माइंड के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट GS2 के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि भी इस प्रकार के क्वेश्चन डिकोडेशन को भूल ना जाएं। आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। जब के लिए धन्यवाद।